बाबरी मस्जिद गिराई, फायदा किसको हुआ? गोधरा हुआ, फायदा किसको हुआ? अहमदाबाद किया, फायदा किसको हुआ? पठानकोट, उरी, पुलवामा, बालाकोट, जो भी हुआ फायदा किसको हुआ? तो जिसको फायदा हुआ उसने ये करवाया। तो पुलवामा का जो आरडीएक्स है, आपको मालूम है कि नहीं मालूम नहीं, उसका मैन्युफैक्चरिंग लेबल मिला वो नागपुर का है, वो नागपुर का है, यानी हमारे देश का आरडीएक्स है। 18 बॉम्ब स्फोट हुए, सभी संघीयों ने किए, उनके पदाधिकारियों ने किए, फायदा किसको हुआ? तो ये जो देश में अशांतता फैलाने का काम हो रहा है, तो हमें सोचना चाहिए उसके बाद फायदा किसको हुआ। तो ये उनकी, अभी भीमा कोरेगांव पे आता हूँ मैं, जो मैंने आपसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करी कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, इसी के इर्द गिर्द हमारी राजनीति होनी चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान, ना कि भारत पाकिस्तान, ना कि भारत कश्मीर, ना कि लव जिहाद, ना कि घर वापसी। ये जो सब फालतू बातें हैं, इस पे हम उलझा रहे हैं, इसीलिए रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा के तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। तो इसके इर्द गिर्द हमारी राजनीति होनी चाहिए। इसके लिए हम 31 दिसंबर, हर 31 दिसंबर को मैं और जस्टिस सावंत, हम दोनों ही ऑर्गेनाइजर है, दूसरा कोई नहीं है। जस्टिस सावंत सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, तो हम दोनों ने अरेंज किया था 17 दिसंबर, 31 दिसंबर, 17 को, क्योंकि 18 को, 18 को भीमा कोरेगांव के शौर्य दिन था। वो शौर्य दिन क्या है कि हमारे यहाँ की जो सबसे नीचे जात है महार, उन्होंने पेशवा यानी ब्राह्मणों पर हमला करके हजारों ब्राह्मण काटे थे। तो इसके लिए ये शौर्य दिन माना जाता है। तो हमें वो ब्राह्मण या जाति धर्म के बाहर से बात करनी है, हम किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं, लेकिन हम सोच के खिलाफ है, मनुवादी जहरीली सोच के खिलाफ है, मनीवादी सोच के खिलाफ है। तो हमने जो देश भर के कार्यकर्ता आने वाले थे, 250-300 संगठन ने हमें कांटेक्ट किया था कि हम आ रहे हैं, तो आपका प्रबोधन हम चाहते हैं। हम और जस्टिस सावंत के प्रबोधन के लिए वो लोगों ने हमको विनती करी, हमने ऑर्गेनाइज किया, हजारों लोग थे। संघ के गढ़ में शनिवार वाड़ा से वो परिषद हुई, और वहाँ हमने सबको शपथ दिलाई कि हम सिर्फ रोटी, कपड़ा, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए राजनीति करेंगे, ना कि धर्म के लिए, ना कि जाति के लिए। ये शपथ लोगों को दिलवाई। बस मनुवादी जाग उठे। उन्होंने 8 दिन सोचा, 8 दिन कुछ नहीं किया। 8 दिन के बाद जो भी दूसरे दिन वहाँ दंगा था, दंगा करवाया संघ ने। दूसरे दिन जो 200 साल हो गए थे, तो बड़ा प्रोग्राम था। तो प्रेस लीग पहले दिन आ गई कि वहाँ ना पानी मिलना चाहिए, ना खाना मिलना चाहिए, ना दुकान खुलेगी, ना कुछ खुलेगा। और गांव के घर घर पर पत्थरों के ढीक रचे हुए थे, पत्थर रखे थे, और ये लोगों पर मारना शुरू किया। इसका एल्गार परिषद से कोई संबंध नहीं था। और एल्गार परिषद के बाद 8 दिन के बाद जब 2 आरोपियों का नाम निष्पन्न हुआ, वो दोनों संगी थे, तो उनको बचाने के लिए एल्गार परिषद को आगे करके ये सब देश भर के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये रोना विल्सन का जो अभी मैं आप बता रहा हूँ बाद में, ये सब देश भर के वैचारिक विरोधकों को एल्गार परिषद के नाम से बहाने से अंदर लेना शुरू किया। जस्टिस सावंत कौन है? तो जस्टिस सावंत ने अहमदाबाद दंगे की आयोग के वो सदस्य थे। जस्टिस कृष्णा अय्यर, जस्टिस सावंत और जस्टिस सुरेश, इन तीनों ने अहमदाबाद दंगे का आयोग की जांच करी थी, और उन्होंने रिकमेंड किया था कि मोदी, शाह और उनके गैंग को किसी हालत में मास मर्डर में प्रोसीड करना चाहिए, और इनको किसी हालत में किसी भी संविधान पद पर नहीं बिठाना चाहिए। ये उनका रिकमेंडेशन था। ये रिकमेंडेशन तो जस्टिस सावंत एल्गार परिषद के ऑर्गेनाइजर है, तो उनकी भी थोड़ी बदनामी हो जाए। कोलशे पाटिल तो हमेशा मैं मोदी शाह को हमेशा खूनी कहता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा, इसीलिए कहता हूँ। तो वो भी, तो उनको ये रिवेंज लेना था। इसलिए ये सब लोगों को अभी क्या हुआ कि हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि जिनको एल्गार परिषद के माध्यम से अरेस्ट किया वो 100% झूठ है, क्योंकि उनका हमारा संबंध ही नहीं, ना हम कभी उनको मिले हैं, ना उनके आइडेंटिफिकेशन परेड में भी हम उनको पहचानेंगे। तो फिर उन्होंने अरेस्ट किया। उनके कंप्यूटर में, सब एक का कंप्यूटर है 2007 का,
उसमें 2010 और 13 का डेवलप ये क्या बोलते हैं उसको, प्लॉटिंग किया। तो ये जिस कंपनी ने अमेरिका के ये इन्वेस्टिगेट किया है, कहती है इट शुड बी नोटेड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस केसेस इन्वॉल्विंग एविडेंस टैंपरिंग दैट आर्सेनेल हैज। आर्सेनेल एक कंपनी है, झूठे एविडेंस का जांच करती है। उनके जिंदगी में इतना बुरा, इतना गंभीर मसला उन्होंने कभी देखा नहीं, ऐसा उनका कहना है। और ये बड़ी गंभीरता की बात है। और क्या रचाया था कि हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को मारने का प्लॉट बनाया, और उसके 10 लेटर, ये मैंने बोला कि 2007 का कंप्यूटर, 2010 के ये जो प्रोडक्ट थे वो 2016 में उसके कंप्यूटर में डाले, और कंप्यूटर जब्त करने के बाद डाले, और उसको अरेस्ट किया। और उसके जो बाकी लोग अरेस्ट किए थे उनके लेटर उनको आए कि चलो हम मोदी को मारेंगे। ऐसा करके ये परिषद को बदनाम किया। और ये आर्सेनेल कंपनी को जब हम सब लोगों ने, हमको मालूम था ना ये सब झूठ है। मैं हमेशा कहता था कि अरे मैं जस्टिस था, न्यायमूर्ति सावंत भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति थे, जिनको अरेस्ट किया है उनका हमारा बिल्कुल ताल्लुक नहीं है, ना वो हमको पहचानते हैं ना हम उनको पहचानते हैं। तो एल्गार परिषद से उनका ताल्लुक क्या है? तो भी उनको अरेस्ट किया। किसी कोर्ट ने उनको बेल तक नहीं दिया। उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का दामाद है, तेल दुबड़े करके, बड़ा विद्वान है, दुनिया भर में जाके भाषण देता है और व्यवस्था के खिलाफ, ये जो मैं बोल रहा हूँ मनुवादी और मनीवादी व्यवस्था के खिलाफ बोलने वाले ये सब लोग हैं, इनको एल्गार परिषद से या भीमा कोरेगांव दंगों से जोड़ के उनके नाम से एक दूसरे को 10 लेटर प्लांट किए की कंप्यूटर में। और इसमें से निचोड़ निकला कि ये सब मोदी शाह को, यदि आप न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर, जस्टिस सावंत का आयोग का रिपोर्ट पढ़ेंगे, यदि आप राणा आयोग की गुजरात फाइल्स पढ़ेंगे, तो गुजरात में इन्होंने यही किया, मोदी को मारने का। इसरत जहाँ जिस लड़की 20-25 साल की लड़की थी, वो उसको मारने को आया करके वो कस्टडी में थे। एटीएस प्रमुख कहता है कि ये सब लोग हमारे कस्टडी में थे, हमने रास्ते वही मारा उनको और रास्ते पर डाल दिया और कहा कि एनकाउंटर में मार दिए। ये स्टिंग ऑपरेशन है। और क्या क्या कारण था? वो मोदी को मारने आए थे। दूसरा, सोहराबुद्दीन और प्रजापति, जिनको भी कस्टडी में मारा, रास्ते पर डाल दिया और एनकाउंटर में मारा बोले। तो ये सब जो झूठा काम गुजरात में करते थे, वही झूठा काम ये देश के पैमाने पर कर रहे हैं। अभी आपका लाल किले का, मैं तो कहता हूँ बाबरी मस्जिद से लाल किले तक जो भी हुआ उसका फायदा किसको हुआ? और जिसको फायदा हुआ उसने करवाया, इसके लिए क्या लॉजिक की जरूरत है? तो ये किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए भी उन्होंने बहुत कोशिश करी। और वो कौन सिद्धू लाल किले पर भेजा, जा नहीं सकता, चिट्ठी भी जा नहीं सकती लाल किले पर। इतना बंदोबस्त होने के बावजूद वो ऊपर गया, झंडा लगाया और किसानों को बदनाम करने की कोशिश करी। लेकिन वो उल्टा हो गया। भाई हमारे टिकायत भाई जो 28 तारीख को रोए, और जो आप लोगों ने दिखाया, बाकी तो किसी ने दिखाया नहीं था, मेन मीडिया बाद में आया, इससे हमारा आंदोलन तगड़ा हुआ। मैं कहता हूं कि ये हमारे देश के क्रांति की शुरुआत नहीं, अभी ये क्रांति होने वाली है। हमारे फौजी भाई बराबर साथ है, किसान बराबर है। हम सब, मैं पुलिस को भी विनती करता हूं कि जिनकी रोटी आप खाते हैं उनके ऊपर लाठी चलाने को शर्म आनी चाहिए। पुलिस को भी हम अपील करते हैं, हम जुडिशरी को अपील करते हैं कि अरे थोड़ा भी तर्क चलाओ। तुम जो जिस अनाज जिसका अनाज खाते हो उसी के ऊपर क्या कमेटी अपॉइंट की? जो कमेटी चारों सदस्य जो ये कानून के समर्थन में काम करते थे, उनको कमेटी के सदस्य बनाया। तो हमारे किसान क्या बच्चे हैं क्या? दूध पीते बच्चे हैं क्या? ये हम जो दूध बेचते हैं, अनाज बेचते हैं, इतना सस्ते में दुनिया में कहीं नहीं, इतना सस्ता बेचते हैं। तो इसलिए हम आज आपके माध्यम से फिर सब किसान भाइयों को विनती करते हैं, भीमा कोरेगांव तो 100% झूठा है। यदि मैं जज होता, देखो जिस दिन बाबरी का निकाल आया ना, 9 दिसंबर 2019 में निकाला है जस्टिस, तो मैं रात को मेरा डिसीजन लिख के रखा था। यदि मैं जज होता तो क्या करता? तो मैंने लिख के रखा था कि ये ज़मीन मैं किसको नहीं देंगा, ये ज़मीन
नेशनल मॉन्यूमेंट के लिए देंगे, ना हिंदू को देंगे ना मुसलमान को देंगे। ये झगड़े को हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। ये मेरा डिसीजन था। यदि आज ये आरएसएनएल का रिपोर्ट कहता है कि 10 लेटर उसके कंप्यूटर में टैंपर किए थे, तो मैं तुरंत, यदि कुर्सी पर था, मेरे सामने मैटर आती, तो मैं सबको पहले बेल पे रिलीज करता और बाद में केस चलने जो क्या कर। ये एसएपी ऐसा वेपन है कि जो अंदर लेते लोगों को, उसमें 100 में से 2 लोगों को भी शिक्षा नहीं होती। लेकिन आज हमारे 85% दलित, मुस्लिम, आदिवासी जेल में है एसएपी के तहत। 85% यानी 100 में जेल में है तो उसमें से 85 हमारे हैं, और शिक्षा तो 2 को होती है। तो ये 83 लोग जो जेल में रखे हैं, ये सब आंदोलन खत्म करने के लिए रखे हैं। ये मैं तो कहता हूँ कि कोविड, दुनिया में जो कोविड आया और हमारे यहाँ का कोविड की बात अलग थी। कोविड के बहाने हमारा आंदोलन ख़त्म करने का, मैं वो जो शाहीन बाग थी, हमारे सब बहनों को मैं सलाम वंदन करता था कि उन्होंने भी क्रांति की शुरुआत करी थी। हम आपके माध्यम से आज सबको ऐलान करते हैं कि किसान का आंदोलन ये सबका आंदोलन है। आप सब यहाँ आइए और भीमा कोरेगांव का आप नोंद लीजिए, नोट करिए कि ये मोदी शाह हमेशा झूठा कारोबार करते हैं। इतने झूठे नेता भारत को नहीं, दुनिया में नहीं होंगे। ये बात करके मैं मेरा बात समझ। कल आप सब लोग अभी सुन रहे थे जस्टिस बीजी कोसले पाटिल, एक बात बताना चाहता हूँ। कल की पुलवामा के जो शहीद हो गए, वो उनके लिए हम सब आज अभी भी 1 मिनट का मौन रखेंगे, और उनका जो इंक्वायरी होनी चाहिए थे, वो आज भी हम अपील करते हैं मोदी जी को कि आपके पीएम होते हुए आपका अमित शाह और ये राजनाथ सिंह जो भी पद पर थे, उन्होंने बालाकोट की बात में अर्नव को कैसी दी? वो कौन रिस्पॉन्सिबल था? और बालाकोट करने के और पुलवामा होने के बाद वो जो खुशी मना रहा था अर्नव, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं यही कहता हूँ कि पुलवामा भी हमारे मन में शंका है, हम गलत होंगे। आपने करवाया और बालाकोट के लिए भी आपने तैयारी करवाई, क्योंकि आने वाला इलेक्शन आपको जीतना था। आप सिर्फ इलेक्शन के लिए काम करते हैं, ना कि समाज हित में, ना कि देश हित में, ना कि किसान या दिहाड़ी मजदूर के हित में काम करते हैं। आप सड़के मरेंगे, बाकी कुछ नहीं। जय भारत। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। लेकिन एक सरकार क्या कर रही है कि सच्चाई छुप भी सकती है अगर आपस में कथित मेल हो। सच्चाई छुप भी सकती है अगर आपस में कथित मेल हो, और खुशबू आ सकती है अगर कागज में सेंट हो। लेकिन कब तक? सत्य में जयते, सत्य परेशान तो पराजित नहीं। ये हिंदुस्तान जीतेगा हमेशा जीता, ना तिरंगा झुका है ना झुकेगा, ना हिंदुस्तान टूटा है ना टूटेगा। यही भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती है। जय हिंद, किसान जय मजदूर भारत। एकता जिंदाबाद।